चलिए, लास्ट हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई रिएक्शंस क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट और रिएजेंट मिलकर रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। सबस्ट्रेट पढ़ा था पहले, तो हमने पढ़ा सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट हमने बोला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कोई सा भी मॉलिक्यूल जो भी होगा, बोथ मॉलिक्यूल्स आर सबस्ट्रेट, बिहेविंग लाइक अ सबस्ट्रेट। रिएजेंट्स क्या होंगे, वो हमने बोला कि रिएजेंट्स जो होते हैं जनरली हम ऐसे कहते हैं कि रिएजेंट वो बिहेव करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज जैसे सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिए हमने ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर ले लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा और कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। तो हमने देखा कि भाई जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कैसे बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा जो भी होगा वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में हमने बात करी कि रिएजेंट्स को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज को लव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं और डिफरेंट तरीके जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हमने देखे थे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे थे। उसके बाद में हमने बोला कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, जिनमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो वो भी ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा फिर न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े। तो न्यूक्लियोफाइल्स में भी हमने बोला जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ होंगी वो सारी कैसी होंगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। और फिर हमने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ये सारे हमने उसके अंदर पढ़े थे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, रिएजेंट पढ़ लिया, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो पढ़ ली। उसके प्रोसीजर में हमने क्या क्या सब्सटेंस यूज़ करने थे वो पढ़ लिए। नाउ हम पढ़ते हैं कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। अब हमने क्या किया सर क्लास है ना। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखो हमने पढ़ा कि कोई भी सबस्ट्रेट है प्लस रिएजेंट है और ये मिलकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो मुझे कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कौन सा पाथवे यूज़ करेगा, है ना। जैसे आपके घर से यहाँ तक आने के बहुत सारे पाथ हैं, है ना। डिफरेंट तरीके से आप आ सकते हो, है ना। 2 तो होंगे मिनिमम 2 तो होंगे सबके। तो हम 2 तरीके से आ ही सकते हैं। मान लो कि इधर भीड़ लगी हुई है तो हम उस वाले रास्ते से आ जाएंगे, इधर जैम है तो हम उस वाले रास्ते से आ जाएंगे क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना होता है। तो सेम वे क्या होता है, रिएक्शंस मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म हमें क्या बताती है कि कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है, कैसे सबस्ट्रेट ने रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करी होगी और फिर मिलकर उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया होगा। तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ स्टेप वाइज और डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, स्टेप वाइज और डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिएक्शन। तो लिखेंगे आप इसके अंदर, लिखिएगा भाई, लिखना स्टार्ट कीजिए। अ डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज, डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द description of the pathway, description of the pathway by which reactant convert into a product is called reaction mechanism, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी कि हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है, या डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड और स्टेप वाइज पाथवे होगा जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे रिएक्टेंट रिएजेंट से मिलकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम लिखते हैं कि अब रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ते
करते हैं तो उससे हमें क्या डील करना पड़ता है, किससे डील करना पड़ता है, किन किन चीज़ों से हमें उस पर डील करना होगा। तो लिखेंगे आप लोग इसके अंदर एन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म not only deals with the structural change but it also deals with the energy change takes place during the reaction at every step। तो आपको जो मैकेनिज्म होती है वो सिर्फ ये नहीं बताती है कि रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बना, वो ये भी बताती है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है और उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज के साथ साथ में कैसे एनर्जी चेंज आया है, क्योंकि प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अब वो भी देखो, मैंने आपको बताया 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, आपको पता होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। दोनों पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी बाहर रिलीज होगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। जब भी एनर्जी बाहर रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब एनर्जी ज़्यादा बाहर रिलीज हो गई और तो प्रोडक्ट बनने वाला प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, स्टेबल। उसी तरीके से अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ तो मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ, तो किसको दे रही हूँ, रिएक्टेंट को एनर्जी दे रही हूँ, तो वो एनर्जी कहाँ जुड़ जाएगी, प्रोडक्ट में जाकर जुड़ जाएगी। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हायर एनर्जी का बनेगा। तो देखो दोनों टाइप की रिएक्शंस में हमारे पास में क्या हुआ, एक में एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, एक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा थी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज हुई ना। तो हम ये बोलते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज को नहीं बताती कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कि रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर कुछ और था, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला, मैंने एक एसिड लिया, समझ में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा भी एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, मान लो कि मैंने इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो हाइड्रोजनेशन कराऊंगी या मैं कहती हूँ इसका रिडक्शन करा दिया मैंने, तो रिडक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, ये क्या बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में बदल जाएगा, RCH2OH बना। समझ में आया। तो देखो एक तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, हुआ, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अल्कोहल की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। पर आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसमें कुछ ना कुछ इन दोनों की एनर्जी में भी चेंज आया होगा। समझ में आता है, इन दोनों की एनर्जी में भी कुछ ना कुछ क्या आया होगा, चेंज आया होगा। समझ में आता है। तो दिस इज द रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है। तो अब हम देखते हैं, देखो लिखेंगे आप लोग कि हमने बोला कि रिएक्टेंट है प्लस रिएजेंट है, और फिर इसने रिएक्शन करी तो या तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। पढ़ा था हमने, या तो क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा या फिर बनाएगा इंटरमीडिएट, और उसके बाद में क्या बनाएगा, ये आपके लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो एनर्जी चेंज कैसे देखेंगे, डेल्टा H क्या होगा रिएक्टेंट का, डेल्टा G क्या था रिएक्टेंट का, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ी हमने 11th में। उसके बाद में डेल्टा E क्या होगा इसका, सिमिलरली कंडीशन आएगी किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, कि भाई प्रोडक्ट का बनने के बाद में डेल्टा H की वैल्यू क्या रह गई, डेल्टा E की वैल्यू क्या रह गई, और डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए कॉपी कीजिए, लिखेंगे आप इसके अंदर फिर से व्हेन वी डील्स, लिखेंगे आप इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे स्टार्ट करते हैं। किसी भी रिएक्शंस की ये पढ़, मान लो आपको रिएक्शन दे दी जाए और बोला जाए कि भाई इसकी मैकेनिज्म लिखो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे लिखना शुरू करोगे। तो लिखेंगे व्हेन वी डील्स
with the reaction mechanism, when we deals with the reaction mechanism, then following steps are observed. कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको ऑब्जर्व करना है। पहला स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपको देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। समझ में दिख रही है? हासिल हो रहा तुम लोग इसलिए कह रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिख रही? चलो मैं और कोशिश करती हूँ प्रेशर से लिखने की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अब दिख रही है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पहला। दूसरा हमारे पास में होता है बॉन्ड क्लीवेज। हमें पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से हो रहा है। तीसरा हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए? बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कि जो बनने जब बॉन्ड क्लीवेज हुआ, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कि जब बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो इंटरमीडिएट क्या बना। और फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है टाइप ऑफ रिएक्शन। ये चार अगर स्टेप हमें पता हो तो हम किसी भी रिएक्शन के बारे में या उसकी मैकेनिज्म के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट खुद दो तरीके का होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर शिफ्ट होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। परमानेंट का तो मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, किसी एक पर जाकर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब ये कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना। जब ये कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। टेम्परेली क्या होगा? टेम्परेली का मतलब क्या होता है कि जब उसके पास में रिएजेंट है तब तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, पर जैसे ही मैं रिएजेंट को हटा दूँ वैसे ही वापस के जैसा था वो वैसा का वैसा दिखने लग जाता है। समझ में आता है? मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टू टाइप का है। पहला डिस्प्लेसमेंट वो है जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं हम, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है टेम्परेरी। टेम्परेरी कब होगा? जब उसके पास में कोई रिएजेंट बैठा होगा। समझ में होता है? जब उसके पास में कोई रिएजेंट बैठा होगा तभी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर टेम्परेरी है तो परमानेंट है तो नहीं भी होगा रिएजेंट तो भी वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता चलेगा। तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे इसके अंदर परमानेंट में लिखेंगे such type of electron displacement observed even in absence of reagent। जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? रिएजेंट की एब्सेंस में भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल लिखेंगे आप। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ा होगा आपने। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है रेजोनेंस, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है हाइपर कॉन्जुगेशन। पढ़ा है आपने ये एग्जाम्पल? बिल्कुल, आपने 12th 11th करके आए हैं। 11th में जीओसी पढ़ाई जाती है। टेम्परेरी इसमें लिखेंगे सच टाइप
type of electronic displacement takes place in presence of reagent, in presence of reagent. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक ही है, क्या है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। आता है समझ में? क्या है इसका एग्जाम्पल? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पढ़ा होगा आपने, क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट? मार्क्स लगा के पता होने से अंदर कुछ बड़बड़ा रहे भी होंगे नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है? कुछ याद है? नहीं है? ऐसे बोल दो नहीं याद है तो बोलो मैम नहीं याद है। नहीं याद है? चलो, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के अंदर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जनरली तब जनरेट होता है जब इसके पास कोई रिएजेंट बैठा होगा। इस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस सबस्ट्रेट के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या है? ये वाला एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड क्या है? पाई। तो जो पाई बॉन्ड के क्लाउड है कहाँ पर जाएगा? ए पर जाएगा या बी पर जाएगा? किस पर डिपेंड करेगा? जो रिएजेंट यहाँ पर बैठा होगा। अच्छा, ये रिएजेंट क्या करेगा? मान लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो ये क्या करेगा कि पहले किसी एक एटम पर अटैक करेगा। हाँ, पहले किसी एक एटम पर अटैक करेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। आता है समझ में? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। तो लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, लिखिए भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, इसमें लिखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन towards one of the unsaturated atom in presence of reagent, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट में उसके पास रिएजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। लिखेंगे सेकंड पॉइंट में सर, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट उसके बाद में लिखिएगा इफ रिएजेंट इज रिमूव्ड then system returns to its original state. If reagent is removed, then system returns to its original state. आया समझ में कि क्या होगा? देखो क्या हो गया, मैंने बोला अनसैचुरेटेड स्पीशी है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम बोला कि भाई इसके पास में गए, बी के पास में, बी के पास में गए तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम पूरी की तरह से शिफ्ट हुआ है तो पूरा ही चार्ज लगाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं भाई बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बोल सकते हैं। सिमिलरली वे में देखो, हमने बोला ए डबल बॉन्ड बी है, मैंने बोला इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैंने ए पर शिफ्ट कर दिया। ए पर शिफ्ट किया तो क्या होगा? ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है अब बी से, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पर रिएजेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिएजेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं रिएजेंट को रिमूव करूँगी ये वापस कहाँ आ जाएंगे, अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, ओरिजिनल स्टेट्स पर आकर वापस आ जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक तो टेम्परेरी था, ये हमने बोल दिया। दूसरा टेम्परेरी क्यों था, क्योंकि जैसे ही रिएजेंट को हटाया वापस वो का वही मॉलिक्यूल आ गया जो उसके ओरिजिनल स्टेट में था। ठीक है, उदाहरण लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। एक तो होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, दूर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ए और डबल बॉन्ड बी, है ना, और ये रिएजेंट है। अगर इस रिएजेंट के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगा, एक के पास, और ये पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास। समझ में आता है? तो देखो क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिएजेंट से कहाँ जा रहे हैं, दूर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ई माइनस आई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट है। ठीक है, और अगर मेरे पास में रिएजेंट के पास में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कोई रिएजेंट ऐसा है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ शिफ्ट होंगे। आता है समझ में? तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, टूवर्ड्स रिएजेंट। समझ में आता है? उसे हम बोलेंगे प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लिखिएगा, लिखिए प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में लिखेंगे, लिखिए इसके अंदर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस towards the reagent, towards the reagent. The displacement of electrons takes place towards the reagent. तो towards reagent की तरफ होंगे। देख लीजिए भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमने यहाँ पर E नेगेटिव लिया या E पॉजिटिव ले लेते हैं, तो देखो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। आता है समझ में? सिमिलरली वो में एल्काइल ले लीजिए, एल्काइन, उसमें भी अगर मान लीजिए E पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर रिएजेंट है, ठीक है, तो ये पहले यहाँ शिफ्ट होंगे और उसके बाद में यहाँ। तो देखो टुवर्ड्स रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज रिएजेंट, ये क्या है आपका, रिएजेंट है। ठीक है, सिमिलरली वे में इसमें लिखिएगा, माइनस ई में लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अच्छा उतार लीजिए पहले इसे, सॉरी, बोले माइनस ई में बोले, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस away from the reagent, away from reagent। यही एग्जाम्पल्स ले लीजिए, यहाँ कुछ और ले लीजिए, कुछ और भी ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्या होता है, क्या होता है, अब क्या है, ये तो अभी क्या है, मालूम नहीं, गलत बात। फॉर्मेल्डिहाइड है ना, और अब क्या है, एल्डिहाइड। याद रखो, कीटोनिक ग्रुप है एक तरीके से। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है।
कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कीटोन और एल्डिहाइड में कॉमन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये इस तरीके का ग्रुप है और वहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। क्या ले लिया? एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आता है? तो आप यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियोफाइल पहले आया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास थोड़ी ना जा रहे हैं, नहीं ना, दूर जा रहे हैं। तो माइनस ई क्या होगा, माइनस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल से या रिएजेंट से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, अवे फ्रॉम शिफ्ट होंगे, दूर जाएंगे उससे, तो दूर जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले सकते हैं हम RC∼N, है ना। इसकी रिएक्शन करा दो भाई। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, तो पहले वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और फिर इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर जाएंगे। अभी भी अवे फ्रॉम दी रिएजेंट नहीं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी भी कैसे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम दी रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम इसके अंदर। हाँ बोलो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसके अंदर। हटा दें इसे, थक गए? इससे पहले किसकी एक ही क्लास हुई होगी ना, इससे पहले सर ने ली थी। चलिए आइडेंटिफिकेशन लिखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ direction of electron displacement, electron displacement। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आता है? इसमें आपको क्या देखना है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ही पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। जब भी चेंज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, तब तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ही पढ़ रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन लिखवाया था क्या ना मैंने, डायरेक्शन ऑफ क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास में एक अनसैचुरेटेड स्पीशीज है, दो तरीके से डायरेक्शन हो सकता है, या मैं कहती हूँ कि दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है कि A and B हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, EN लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म। सेम, आप उसको ब्रैकेट में बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, मुझे तो याद रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A and B हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, रिएजेंट टाइप में कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है ना। दूसरा होता है कि A and B हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल सकती हूँ मैं ऐसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आता है? देखो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन चाहे इधर शिफ्ट हो चाहे इधर शिफ्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मान लीजिए कि अगर मैं इसके साथ ग्रुप्स जोड़ दूँ, इनके साथ में इनकी सराउंडिंग्स जोड़ दूँ या ग्रुप्स जोड़ दूँ, है ना, तो उस कंडीशन पर तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, ये तो हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, जनरली तो आपने पढ़ा हुआ है ना। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ भेजता है या दूसरे की तरफ भेजता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस A और B
अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं तो इनके सराउंडिंग्स पे जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा। आता है समझ में? कोई दिक्कत है? लिखिएगा, लिखेंगे आप इसके अंदर, नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ displacement of pi electron controlled by surroundings atom or groups, surrounding atoms और group। ठीक है, जब भी दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उनके सराउंडिंग्स में कौन से ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उन पर डिपेंड करेगा कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने बोला मिथाइल C डबल बॉन्ड C, मिथाइल और मिथाइल। यहाँ पर देखो सेम कंडीशंस आर देयर। मिथाइल ग्रुप कैसा? प्लस आई इफेक्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिया R2N डबल बॉन्ड C, पॉजिटिव चार्ज हो, चार हो गए ना, ये पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3, मान लीजिए ये ग्रुप ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होंगे? देखिए बताया मुझे, इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। कार्बन कैसा है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपने ऊपर अवेल नहीं कर सकता। समझ में आता है? तो वो क्या करेंगे, इस पाई इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर शिफ्ट। तो आप देखिए कि यहाँ पर सराउंडिंग्स पर इतना डिपेंड कर रहा है। समझ में आता है? कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, डिफरेंट चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एग्जाम्पल था, पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसीलिए इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे तो कंफ्यूज मत होना। वैसे तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, बट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज टेकन इन दैट एग्जाम्पल। ठीक है, सेम में लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगी भाई? C डबल बॉन्ड O में हो सकती है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N में हो सकती है ना। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो जाएंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अब चाहे यहाँ पर सराउंडिंग्स हो चाहे सराउंडिंग्स ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही शिफ्ट हो जाएगी। आता है समझ में? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हमेशा कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली वे में यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी। और ले सकते हैं आप इसके एग्जाम्पल, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हटा दें इसे। इंडक्टिव इफेक्ट पता है? नहीं? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं पता? ऐसे कैसे? सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे हम इसी के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट।
आई इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। चलिए बताएं आप, क्या हमने पढ़ा है आई इफेक्ट, कैसा होता है, दिखता है कैसा है, तो नहीं पूछूंगी, वो तो हमने भी नहीं देखा है ना। होता क्या है, क्या पढ़ते हैं हम आई इफेक्ट। कितने दिनों पहले पढ़ी थी GOC, 11th में पढ़ी थी मेरे को, क्योंकि मेरे को सर ने बोला कि आपका रिविजन भी हुआ है GOC का, आपने पहले भी पढ़ी हुई है GOC, नहीं ऐसा कुछ। लाइव क्लास 11th में पढ़ी थी, उसके बाद में कभी पढ़ी नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 11th में पढ़ी तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, याद हो जाती है। इतने रिएक्शंस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब याद हो जाता है। पर हमने क्या याद नहीं किया। अच्छा एग्ज़ाम देते ना तो हम याद करते, हम तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। किसने लिया तुम्हारा एग्ज़ाम, स्कूल वालों ने? अच्छा कोरोना से पहले ही हुए थे, स्कूल वाले तो बड़ा चढ़ के लिए। चल पर फिर भी शायद प्रमोट तो किया है ना, रिजल्ट थोड़ी ना दिया उन्होंने, रिजल्ट भी दिया। मेरे बेटे के भी हो गए थे एग्ज़ाम, तो फिर उसको तो प्रमोट किया। खैर वो तो है भी छोटा ना, HKG में तो आया है, LKG में। चलो तो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट अभी मैंने आपको बता दिया था कि किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट इफेक्ट का वो एग्जाम्पल। परमानेंट इफेक्ट का होता है कि भाई चाहे इसके पास रिएजेंट बैठा हो चाहे ना हो, पर वो हो गई। इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका ट्रांसफ़र होता है, और पार्शियली ट्रांसफ़र होता है। कैसा होता है, पार्शियल ट्रांसफ़र होता है। मैंने एग्जैक्ट ट्रांसफ़र नहीं बोला है, एग्जैक्ट ट्रांसफ़र कहाँ पर हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में लॉन्ग कार्बन चेन है और उसके साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आता है, कोई भी ग्रुप होगा। अभी हम बात नहीं कर रहे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, थोड़ी सी होती है, तो थोड़ी सी होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिसके साथ में ये जुड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में इसके शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 एरो, 2 एरो और 1 एरो लगाने का मतलब ये है कि पास वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर ये जो पास वाला है उससे कम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है, और ये उससे भी कम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है अपनी तरफ। अब क्योंकि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, तो जिससे भी खींचेगा उस पर पॉजिटिव और जिसके पास जाएंगे उस पर नेगेटिव आएगा पार्शियल के साथ। समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये होती है, लिखवाऊंगी सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये होती है कि परमानेंट इफेक्ट होता है, हमेशा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा, चाहे रिएजेंट उसके पास हो चाहे रिएजेंट उसके पास ना हो। तीसरी चीज़ होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर Z की जगह क्या होता, कोई H होता या हाइड्रोजन होता तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एरो के निशान ऐसे नहीं होते। समझ में आता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रो या हम बोल सकते हैं कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होता है। उसके बाद में 4th पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस मेंटेन्ड इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या किसी ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। आता है समझ में। ये 5 चीज़ें हमें इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़नी होती है, इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो लिखते जाएंगे। आप समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट, लिखेगा, लिखिए ज़रा इसके अंदर। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन
along with the carbon chain, along with the carbon chain, when an atom or group of atom having different electronegativity show inductive effect. समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ? ये अलोंग द कार्बन चेन चलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि इसने लिया तो अब आगे वाले नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। इसको देखो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर इस पर डिक्रीज होगी तो इसके पास में भी तो सिग्मा बॉन्ड है, आगे वाला उससे ले लेगा, फिर इसके पास कम होगी तो उससे आगे वाले से ले लेगा। पर एक लिमिट के बाद में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो कम, आगे वाला जो एटम होगा वो कम होगा। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि 6 एटम के बाद में या 7 एटम के बाद में, बट मिनिमम हम ये मान के चलते हैं 5 से 6 एटम के बाद में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। कम मतलब डिस्प्लेस नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज का। समझ में आता है? तो ये डिस्टेंस मेंटेन्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डिस्टेंस मेंटेन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो लास्ट तक आवाज़ जा रही है, पर अगर मैं यहाँ बैठूँ और सड़क पे चिल्लाऊँ किसी को देखकर तो शायद उसके पास तक आवाज़ नहीं आए। तो आवाज़ की भी क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है कि उसी डिस्टेंस तक हम उसको ऑडिबल है, उसके बाद में वो ऑडिबल नहीं है। सेम प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, it is a distance dependent electronic factor. It is a distance dependent electronic factor that means as the distance from source increases, as the distance from source increases, intensity of inductive effect decreases. Intensity of inductive effect decreases. समझ में आता है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिएगा, there is no inductive effect between carbon and hydrogen. There is no inductive effect between carbon and hydrogen. नेक्स्ट लिखेगा, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, अगर हमारे पास कोई लॉन्ग कार्बन चेन हो और यहाँ पर कोई डिफरेंट ग्रुप लगा हो कार्बन के साथ, और अगर वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट करता है तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। समझ में आता है? यह प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स shows plus I effect, है ना? और हम बोलेंगे
एक्सेप्टिंग, सही है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या अपनी तरफ करते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन कोई भी ग्रुप हो, इस ग्रुप की क्या होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है ऐसे, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस आई ग्रुप शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, कंफर्म्ड है। कैसा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बोला था कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं इंडक्टिव इफेक्ट को भी ऐसा बोल सकती हूँ कि वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो क्या हम लिख सकते हैं कि दैट इंडक्टिव इफेक्ट is directly proportional with electronegativity। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंडेंसी तो ठीक है, पर आपको कितना पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। फॉर्मूले नहीं पूछूंगी, पाउली है ना, पॉल फार्मूला और ये सब फॉर्मूले नहीं पूछ रही हूँ मैं तो सिर्फ आपको पूछना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप क्या समझते हैं और कैसे पता कर सकते हैं किसी भी एटम में कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या नहीं होगा। उससे क्या होगा, साइज, फिर उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, डेफिनेशन पता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो साइज़ पर डिपेंड करेगा, हाँ जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, देखो मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। एक तो पढ़ते हैं भाई एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या एटम और एटम्स, या तो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर से। क्या करते हैं, क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर? परसेंटेज एस कैरेक्टर ये बताता है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो एस कैरेक्टर है उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। पहला हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है आपस में सारी चीज़ें, देखना। दूसरा तीसरा हो गया रिंग साइज। ये आपके मतलब का नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, अभी 2 चीज़ें पढ़नी। तो देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो मॉलिक्यूल का या एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दूसरा उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा। समझ में आता है? मैं बोलती हूँ मेरे पास में 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। देखो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो 3 ही हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, या तो sp, sp2 और sp3। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो इसके लिए 180 डिग्री, इसके लिए 120 डिग्री और इसके लिए 109 डिग्री 289। सही है क्या? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? गलत तो नहीं लिखा है? चलो, तो अब हम बोलते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप परसेंटेज? आपको पता है sp का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? 50। इसका 33.33 समथिंग के आसपास होता है, या 66 होता होगा कुछ, है ना। और इसका 25%। देखो टॉप टू बॉटम आने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
मैंने बोला एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। मान लीजिए कि कोई ग्रुप किसी ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई। अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। मान लीजिए कि किसी कोई भी एटम sp से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है, मतलब एल्काइन से जोड़ दो उसे, तो एल्काइन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, एल्काइन की तरफ शिफ्ट होंगे। समझ में आता है, एल्काइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ऐसा मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ इसकी sp हाइब्रिडाइज है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू दिस। समझ में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ। आता है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चल गया कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज एस कैरेक्टर पर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, बताया कार्बन से रिलेटेड। देखो ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नाइट्रोजन जुड़ा होगा, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पर कार्बन से कार्बन है जुड़ा हुआ, और उस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर कैसे डिफाइन करेंगे, फिर कैसे डिफाइन करेंगे? फिर आपको बोल दिया जाए, जैसे फॉर बेस्ट एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके पास में। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो आप तो क्या करोगे, अगर एग्जामिनर ने दिया तो आप लोग तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड है। मान लो जो कि डायरेक्ट पाई की जगह सिग्मा बॉन्ड चल रहा हो, तो कैसे होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो तोड़ेंगे थोड़ी ना। समझ में आता है? तो वहाँ पर तो पाई इलेक्ट्रॉन था इसलिए उठ के चला गया, फिर भी सिग्मा बॉन्ड से वो अटैच तो थे एटलीस्ट, पर यहाँ पर तो हम वो नहीं कर सकते। फिर कैसे पता चलेगा कि भाई ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या अदर किसी जो भी एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उसके साथ साथ में हम परसेंटेज एस कैरेक्टर, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और इन सबको समझते हैं। समझ में आता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिंग साइज भी होता है, वो आपके मतलब का नहीं है, अभी बहुत हायर क्लास का है, तो हायर मतलब MSc लेवल का है, वो नहीं समझना है हमें, उसको हम बाद में देखेंगे, जब भी हम कभी हमारे पास फ्री टाइम होगा तब समझा देंगे आपको, पर अभी हमें जो पढ़ना है वो ये बेसिक। अब बॉन्ड एंगल देखो, ऊपर से नीचे आने पर देखो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, सॉरी कम हो रही है, सही बोल रहे हैं ना, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अब हम बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल से कैसे डिपेंड करती है, तो बोलते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। समझ में आता है? अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। यहाँ पर देखो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसको बढ़ाऊंगी तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाऊंगी तो ये भी घटेगा या कम होगा, डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कंफर्म? उतार लीजिए इसे, कॉपी कीजिए भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा, हवा में नहीं समझते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे उससे समझते हैं हम इसे। क्या हुआ? क्यों बातें उतार लिया तुमने? चलो नेक्स्ट हम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा डिफरेंस। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमने बोला कि कार्बन कार्बन और कार्बन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें पॉजिटिव 1 2 3 8। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ है। ठीक है, इसी का एक और फर्दर मॉलिक्यूल ले लो, कंपेयर करेंगे हम इसी में। नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल, दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल -I इफेक्ट शो कर रहा है।
आपका क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल शो -I इफेक्ट। प्लस आई नहीं पूछा, -I पूछा। तो विच मॉलिक्यूल शो -I इफेक्ट? क्यों? बस यही तो समस्या है ना। और बताओ, ये तो मुझे भी पता है कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मुझे ये पूछना है कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ना, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस है और प्लस है। हाइब्रिडाइजेशन लगाओ उस पर, बॉन्ड एंगल लगाओ उस पर, परसेंटेज एस कैरेक्टर लगाओ उस पर, लगा के देखो दोनों मॉलिक्यूल, तो आपको आराम से समझ में आएगा। नहीं आ रहा समझ में? ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आराम से क्या दिक्कत है। मैं हूँ ना यहाँ, इसमें प्लस आई लगेगा, यही तो गड़बड़ है। देखो इसको ये समझो, कोई बात नहीं, जरूरी तो है ना कि हमें मैम जो पूछे हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। नहीं भी आता है तो हमें समझना तो चाहिए। समझे इसे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर। क्या है? कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। मैं बोलती हूँ कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, साइज तो बड़ा ही होगा। और वैसे भी कार्बन है तो साइज बड़ा ही होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है ना, तो कार्बन इस लेफ्ट में आता है और नाइट्रोजन राइट में आता है। सही है ना? सही है ना? पीरियोडिक टेबल में। चलो, तो इसका साइज वैसे भी बड़ा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मान लो कि अगर मिथाइल भी लेती हूँ तो भी इसका साइज बड़ा ही होगा। और 3 और लगे हुए हैं। पहली चीज। दूसरा, नाइट्रोजन का साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कम होगा, तो नाइट्रोजन का साइज क्या है? लेसर है एज कंपेयर टू आर ग्रुप साइज। अब यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, किसी भी दो बॉन्ड को कंसिडर करो, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग, तो मैं बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। क्या कहती है? वेस्पार थ्योरी। VESPR होती है, VESPR होती है। वेस्पार थ्योरी क्या कहती है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ना। पर जिसमें लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे ये 1, 2 और ये 3, तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर 3 का होता है, फिर 2 का होता है ना। बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होता है। पर फिर भी अब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट साइज का है, उसके सर पर इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा ना। बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन का जो एंगल आएगा उससे एंगल डिस्टॉर्ट होगा डिस्टॉर्ट। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? चेंज। एंगल ही तो है, थीटा क्या है यहाँ पे? चेंज हो जाएगा। अगर थीटा चेंज हुआ तो मैं बोलूँगी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी या परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर थीटा चेंज हुआ, थीटा बदला तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। लिखा है हमने, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली एस कैरेक्टर पर, है ना। तो आप इसे यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, इक्वल टू डाल के परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखो तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं इस पर। समझ में आया? तो देखो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ,
बॉन्ड एंगल बदला तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बदला, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बदला तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। अभी बदलने की बात करें, ज़्यादा और कम की बात नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी तो हमारे प्लस क्या होगा, माइनस आई और प्लस आई चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे होता है कि थीटा बढ़ता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ना ही है कि नहीं। समझिएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपने शायद ही आपको जीओसी में पिछली बार जब भी आपने पढ़ा होगा तो पढ़ाया होगा। तो पता है बच्चे इसी में फंस जाते हैं। जो नीट और जी मेंस में जो रिजल्ट जो आते हैं ना क्वेश्चंस जीओसी वाले, उसमें बच्चे यही मार्क खाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सही किया है, पर जब घर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो गलत करके आए हैं, क्योंकि ऑप्शन ही गलत होता है। और कई बार तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको आपके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली मिलता है। ये याद रखिएगा, याद रहेगा। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का साइज छोटा नाइट्रोजन से भी छोटा है ना, नाइट्रोजन से छोटा हो जाएगा। या मैं बोलूँ कि दोनों का कंपैरेटिवली मान लेते हैं हम लोग तो दोनों का साइज कैसा है, बराबर सा ही है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा ही नहीं, बॉन्ड एंगल चेंज होगा ही नहीं, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, 109 डिग्री रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रोजन, 109 डिग्री रहेगा। और अगर थीटा नहीं बदला तो परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं बदलेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बदलेगी, तो फिर प्लस आई इफेक्ट की तरह शो करेगा। आता है समझ में, कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म? इस कंसेप्ट को बोलो तो मैं दोबारा से लिखवा दूँ एक बार, या ठीक है बोलो। क्या होता है, गर्दन नहीं लाने से क्या होता है, मुँह से बोलो भाई, लिखवाना है या ठीक है, लिखवाओ। लिखिएगा, लिखिए। इन मॉलिक्यूल ए, है ना, ए और बी नाम दिया हुआ है हमने। इन मॉलिक्यूल ए, अभी तो बता रहे हैं या लिख रहे हो, चलो। इन मॉलिक्यूल ए द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर, द साइज of nitrogen is smaller than the group attached on nitrogen due to this bond pair repulsion occurs. Bond pair repulsion occurs according to Vespar theory. It means the angle, bond angle लिखिएगा, the bond angle is changed ब्रैकेट में लिखिएगा आइडियल बॉन्ड एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा आइडियल बॉन्ड एंगल से, है ना। तो आइडियल बॉन्ड एंगल लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। तो बॉन्ड एंगल विल चेंज्ड, or we can say that bond angle increases so percentage as character increases, percentage as character increases, overall electronegativity increases, overall electronegativity increases, hence
molecule behaves as minus I if group. This molecule behaves as minus I group. आता है समझ में? आप इसको और भी शॉर्टकट में लिखना चाहें और इसको, और वो दूसरे वाले का तो आप समझ में आ जाएगा ना, वो तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमें, दूसरा वाला तो अपने आप समझ जाओगे। आप इसमें ये सीखते हैं कि इसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। कंपैरिजन ही पूछेगा हमेशा, याद रखिएगा। तब भी माइनस आई प्लस आई जीओसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपसे क्या पूछेगा, कंपैरिजन ही पूछेगा।